नरेंद्र मोदी के नाम वाला मैसेज क्या राहुल गांधी के फोन पर आता है? और अगर आता है तो उसमें क्या होता है? नरेंद्र मोदी की जाति में राहुल गांधी को इतनी दिलचस्पी क्यों है? आज प्रधानमंत्री जब इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर पढ़ रहे थे तब राहुल गांधी उनकी जाति क्यों खोज रहे थे? और राहुल गांधी के दावे में आखिर कितना दम है? या नरेंद्र मोदी पर उनका होमवर्क अभी भी कम है? सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, राहुल गांधी हार रहे हैं। और आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? खुद राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी आज भी वही बात दोहरा रहे हैं जो 2014 में उनकी पार्टी कह चुकी है, 2019 में वो और उनकी पार्टी कह चुके हैं। अब काठ की हांडी आखिर कितनी बार चढ़ेगी? विपक्ष के पास ना नेता है और ना कोई नया नैरेटिव है, और यही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह भी है। और यहीं से नरेंद्र मोदी का ये 370 सीटों वाला फॉर्मूला बनता है। तो क्या राहुल गांधी ही वो सबसे बड़ी वजह हैं जिसके दम पर नरेंद्र मोदी बीजेपी को 370 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं? राहुल के मोबाइल पर मोदी वाला मैसेज कैसे आया? राहुल ने मोबाइल देख देख कर ऐसा क्या सुनाया? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। राहुल ने बार बार फोन की ओर देखा, फिर कौन सा मैसेज पढ़ा? क्या राहुल के फोन में हर घंटे एंटी मोदी नोटिफिकेशन आता है? क्या इस नोटिफिकेशन का मकसद 24 में मोदी को हटाना है, इसलिए 14 वाला पन्ना घुमाना है? राहुल 24 के लिए 14 वाला कौन सा टेप रिकॉर्डर लेकर आए हैं? आखिर क्या है राहुल के मोबाइल फोन के इनबॉक्स में? सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल झूठ फैला रहे हैं? कांग्रेस वाले वही लिख रहे हैं जो राहुल उनसे लिखवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वायरल करवाना चाह रहे हैं। क्या राहुल गांधी खुद जाल में फंस चुके हैं? मेरे फोन पे लिखा है। राहुल कैसे भ्रम में फंसे, यह जानने से पहले देख लीजिए कि मोदी पर हमले के लिए राहुल ने कौन सी डिक्शनरी उठाई है। क्या राहुल और राहुल की टीम वही स्क्रिप्ट लिखने लगी है जिससे मोदी को ही चुनाव में फायदा होगा? कुछ उदाहरण से देख लीजिए। मोदी की जाति पर हमला करते करते राहुल तू तड़ाक पर उतर आए हैं। राहुल की टीम यह तक लिखने लगी है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम मोदी के लिए छुटभैया नेता जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगी है। नरेंद्र मोदी फेक हैं, नरेंद्र मोदी फर्जी हैं, कांग्रेस वाले ये तक लिखने लगे हैं। कांग्रेस ने मोदी पर कौन सा पोस्टर छापा? अपनी डीपी में राहुल की फोटो लगाकर घूमने वालों ने देखिए कौन सा टेम्पलेट घुमाया। राहुल एंड कंपनी मोदी पर जो जो लिख रही है उसके काउंटर पॉइंट पहले से रेडी थे। राहुल बिना तैयारी के मैसेज पढ़ने लगे। मोदी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोदी ने इन सारे टॉकिंग पॉइंट्स का एजेंडा लोकसभा और राज्यसभा में अपनी स्पीच के 187 मिनट में सेट कर दिया। पूरा का पूरा पब्लिक डिस्कोर्स मोदी ने खुद ही चेंज कर दिया। विरोधी क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, राहुल क्या पढ़ेंगे, क्या फैलाएंगे, इसके लिए मोदी ने ही जाल बिछाया और विरोधी उसमें फंसते चले गए। मोदी का पहला जाल था ओबीसी। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को लोकसभा में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी क्यों कहा? मोदी ने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल और राहुल की पार्टी इस मुद्दे पर कोई ना कोई सेल्फ गोल जरूर करेगी। प्रधानमंत्री ने जैसा सोचा बिल्कुल वही हुआ। रत्ती भर भी स्क्रिप्ट नहीं बदली। विरोधी ने गलती कर दी और इस ब्लंडर की शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की। एक बार नहीं
कई बार की। बार बार मोदी ओबीसी नहीं है, मोदी ओबीसी विरोधी हैं वाली स्क्रिप्ट पढ़ी। और इस बार तो राहुल एक स्टेप आगे चले गए। हजारों की भीड़ के सामने मोबाइल निकालकर माइक पकड़ के मोदी के नाम के आगे तू तड़ाक करके प्रधानमंत्री की जाति पर झूठी स्क्रिप्ट पढ़ी। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, जनरल कैटेगरी के हैं, ये थ्योरी तक दी। मोदी जी मोर गांची जात के हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। राहुल चुनाव में मोदी को हरा नहीं सकते, तो अब जातियों को आपस में लड़ाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। पब्लिक को मोदी के खिलाफ भड़का भी रहे हैं और भ्रमित भी कर रहे हैं। और राहुल के करीबी ये लिखने में बिजी हैं कि राहुल ने तो मोदी की पोल खोल कर रख दी। मगर हम आपको बताते हैं कि कैसे राहुल भी झूठ बोल रहे हैं और उनके करीबी भी फेक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार मोड घांची तेली समुदाय से आता है, यह बात सच है। राहुल ने मोबाइल देखकर यही पढ़ा। मगर राहुल का यह कहना कि मोदी की जाति को बीजेपी की सरकार ने साल 2000 में गुजरात में ओबीसी वर्ग में शामिल किया, यह सरासर गलत है। राहुल की पार्टी के नेताओं ने यही फेक स्क्रिप्ट 14 में भी लिखी थी। तब यह हेडलाइन बनी थी, मोदी डिडंट ऐड हिज कास्ट टू ओबीसी लिस्ट। अब 24 के लिए राहुल एक बार फिर वही 14 वाला पन्ना लेकर आए हैं। लेकिन मोदी की जाति पर कांग्रेस तब भी झूठ फैला रही थी, आज भी झूठ फैला रही है। और ये कैसे हो रहा है, अब ये समझिए। राहुल कहते हैं मोदी की पार्टी ने उनकी मोड घांची तेली जाति को साल 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल करके उन्हें ओबीसी बनाया। मगर हकीकत यह है कि मोड घांची तेली जाति को ओबीसी वर्ग में बीजेपी ने शामिल नहीं किया। कांग्रेस के समर्थन से चली छबीलदास मेहता की सरकार ने साल 1994 में मोड घांची तेली जाति को ओबीसी वर्ग का दर्जा दिया था। नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के सीएम बने, यानी मोदी के सीएम बनने से 7 साल पहले ही मोड घांची तेली जाति को ओबीसी वर्ग का दर्जा दे दिया गया था। तो फिर राहुल का यह कहना कि मोदी ने खुद ही अपने आप को ओबीसी वर्ग में शामिल करवा लिया, यह सरासर झूठ है। अभी देखिए नया जो एक विवाद सामने आया उनकी जाति को लेकर के, कल शक्ति सिंह गोयल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो जो ओबीसी होने का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि शक्ति सिंह गोयल तो एक अच्छे एडवोकेट है, बंधारण के ज्ञाता है। उनको ये देखना की आवश्यकता है कि भारत सरकार के 1998 में 98 में जो गैजेट प्रसिद्ध किया था, जिसमें हमारी ज्ञाति को ओबीसी में लिया गया था, एक गैजेट पढ़ लिया होता, गुजरात सरकार के गैजेट में था, वो पढ़ लिया होता तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए जो सरकार ने अधिकार दिया है, सरकार ने जिन ज्ञातियों को जो ओबीसी में शामिल किया है, उनका पूरी बात वो गैजेट में लिखी है, वो उनको देखने की आवश्यकता वो नहीं देखते हैं। और लोगों को एक चुनाव के टाइम पर घटिया
किस्म का काम करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये उनको शोभास्पद नहीं है, उनको शोभा नहीं देता है। बहुत घटिया किस्म का राजनीति है, घटिया किस्म की राजनीति है। नरेंद्र भाई के लिए उनके पास कहने के लिए और कुछ बात नहीं है, तो ऐसी बातें जोड़ के वो नरेंद्र भाई के लिए टीका टिप्पणी करते हैं, लोगों में गैरसमझ उत्पन्न हो जाए, लोगों में कन्फ्यूजन हो जाए, इसका वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जो है पूरे भारतवर्ष की, सिर्फ वाराणसी की नहीं, पूरे भारत की जनता नरेंद्र भाई को पहचानती है, नरेंद्र भाई काम को पहचानती है, और ऐसे घटिया आक्षेप करने वाले को लोगों को उखाड़ के फेंक देने वाले हैं। ये जाति वाला जो बयान है पूरी तरह गलत है, एकदम 100% गलत है। राहुल को उनकी टीम ने मोबाइल पर जो मैसेज भेजा, राहुल ने बिना फैक्ट चेक किए उसे पढ़ दिया। मेरे फोन पे लिखा है, अच्छा होता राहुल ने खुद भी थोड़ी रिसर्च कर ली होती, कहीं तो गूगल करके साल 1999 का ये गैजेटेड नोटिफिकेशन ही पढ़ लिया होता, नीचे मोदी की जाति का नाम ही चेक कर लिया होता। लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल ने मोदी की जाति पर टिप्पणी करने से पहले यही देख लिया होता कि साल 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में भारत सरकार ने पीपी मंडल के नेतृत्व में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने गुजरात के 105 जातियों को ओबीसीज के तौर पर पहचाना था, जिसमें हिंदू तेली और मोड घांची समुदाय शामिल था। और बाद में गुजरात की छबीलदास मेहता की सरकार, जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, उसने 1994 में जिन नई 38 जातियों को ओबीसी में शामिल किया था, उनमें मोदी की जाति का भी नाम शामिल था। ये बात सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब को एनडीए का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था और जो कैंपेन चला था, उस वक्त भी ये बात उछाली थी। और उस वक्त मुझे याद है कि मायावती जी, आदरणीय मायावती जी ने भी ऐसा मुद्दा उठाया था कि ओबीसी नहीं है और गलती से खुद ओबीसी में घुस गए हैं। हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। उनका ओबीसी में, नरेंद्र मोदी गुजरात स्टेट में ओबीसी में 1994 में उनकी जाति को दाखिल किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड 1994 में। उस वक्त छबीलदास मेहता जो जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और इस सरकार को बाहर सपोर्ट देते थे कांग्रेस में, और इसमें मिलीजुली सरकार थी। जनता दल के भी मिनिस्टर थे और कांग्रेस के भी मिनिस्टर थे। तो 1994 में जब सरकार ही बीजेपी की नहीं थी तो उसको दाखिल करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमारा जो मंडल कमीशन है, जिसको द्वितीय बैकवर्ड क्लास कमीशन हम बोलते हैं, उसका गठन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी 1980 में, जब इंदिरा जी की सरकार थी। तो उस रिपोर्ट में मंडल कमीशन ने गुजरात के संदर्भ में 105 जातियों की सूची बनाई थी कि इनको ओबीसी में दाखिल करना चाहिए। उसमें 91 एक क्रम पर मोड घांची और तेली जाति गुजरात में ओबीसी होगी, ऐसी सिफारिश तो साहब 1980 में हो गई थी। और 1994 में गुजरात सरकार ने, छबीलदास मेहता की सरकार थी, उसने रखी थी। और नरेंद्र मोदी साहब तो 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है साहब। 2014 में भी उठाया, जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो राजनीति वाले उठा लेते हैं। 2014 में भी उठाया, फिर भी उठाया, और 2024 में फिर से उठाया है। मोदी की जाति पर कोई विवाद नहीं है। मोदी ओबीसी हैं, यह प्रूवन फैक्ट है। मगर राहुल और राहुल के कमांडर्स सच जानकर भी फेक एजेंडा परोस रहे हैं, एक ही पोस्टर वायरल करा रहे हैं। हर पोस्टर में एक जैसा ही टेक्स्ट चिपका रहे हैं। तीर सही निशाने पर लगा है। राहुल के 45 शब्दों ने मोदी की नींद उड़ा दी है। ये बोल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत के हैं। धड़ल्ले से ऐसे झूठ पब्लिकली परोसा जा रहा है, सारे विरोधी इकट्ठा होकर मोदी पर टूट पड़े हैं। मोदी ओबीसी नहीं, जनरल कैटेगरी के हैं, सारे यही लिख पढ़ रहे हैं। राहुल की देखा देखी अखिलेश भी इसमें कूद पड़े हैं। मोदी की जाति में बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने लगे हैं। सर्टिफिकेट का इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े,
सर्टिफिकेट्स हैं। राहुल को लगता है कि मोबाइल पर मैसेज मंगवाकर पब्लिक के बीच मोदी की जाति पर फेक कहानी सुनाकर वो 24 में ओबीसी वर्ग का वोट बटोर लेंगे। कोशिश तो उन्होंने 2014 में भी की थी। मोदी को जाति के मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस 44 सीट पर आकर रुक गई। अब 24 के लिए भी राहुल वही 14 वाला फॉर्मूला लेकर आए हैं। कहीं इस बार कांग्रेस सच में 40 के नीचे न सिमट जाए। दिन में मोबाइल देखकर मैसेज पढ़ने वाले राहुल को शाम होते होते ख्याल आया, उनसे तो गलती हो गई। तो देख लीजिए क्या लिखा। शब्दों के पीछे छिपकर मोदी को कागजी ओबीसी बताकर बचने की कोशिश की, मगर तब तक राहुल एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। मोदी ने एक और बिल्डअप किया, संसद के भीतर किया। यूपीए सरकार के 10 सालों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेकर आई। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. और व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ब्लैक पेपर भी न ला पाई। ब्लैक पोस्टर हाथ में लिए नजर आई, मगर यहां भी वो मोदी के जाल में ही फंसती चली गई। ये तस्वीरें याद कीजिए। मोदी के खिलाफ इसी इकोसिस्टम ने काले कपड़े पहनकर संसद के हर सेशन से पहले प्रोटेस्ट की रूपरेखा तैयार की थी। संसद से सड़क तक काले कपड़ों में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस बार कपड़े काले नहीं हैं, मोदी विरोधी पोस्टर काला है। कांग्रेस को मोदी के व्हाइट पेपर का जवाब देते नहीं बन रहा, इसलिए अब वो ब्लैक ब्लैक खेल रही है। मगर मोदी ने तो यूपीए के 10 सालों की सरकार का काला सच अब देश के सामने रख दिया है। और इसके लिए कोई काला पोस्टर नहीं, व्हाइट पेपर देश के सामने रखा है, जिसमें यूपीए सरकार का पूरा काला चिट्ठा है। व्हाइट पेपर में मोदी सरकार ने बताया कि कैसे 2008 के बाद यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को कमजोर किया। 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी। 2009 से 14 के बीच देश में महंगाई बढ़ी थी। यूपीए के वक्त बाजार से ज्यादा उधार लिया गया। 2014 में सरकार पर 8.6 लाख करोड़ रुपए का बकाया था। 2004 से 2014 तक 200 कंपनियों पर करोड़ों रुपए बकाए थे। बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विरासत थी। पब्लिक फाइनेंस खतरनाक स्तर पर था। 2011 से 2013 के बीच रुपए में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यूपीए काल में फॉरेन एक्सचेंज का संकट था। उस दौरान कोयला और कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हुए। 2G घोटाला हुआ। यूपीए के 10 साल में हालात कैसे बद से बदतर हुए और मोदी सरकार के 10 साल में कैसे हालात सुधरे। 69 पन्नों के व्हाइट पेपर में सबका लेखा जोखा है। मोदी ने इसीलिए काले टीके का जिक्र किया। ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो। तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है। मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है।
और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। मगर कांग्रेस अभी भी अपने काल का सच छिपाने के लिए ब्लैक का ही सहारा ले रही है, ब्लैक पोस्टर ही दिखा रही है। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ का गेम प्लान बड़ा सिंपल है। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ राम के नाम पर लड़ने जा रहे हैं, राम राज्य की बात करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों को अयोध्या बुलाएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे और इसी अयोध्या में अखिलेश यादव को फंसाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे होगा? दरअसल ये चुनाव इस बार विचारधारा के स्तर पर लड़ा जाएगा। एक ओर परिवारवादी समाजवादी पार्टियों का गठजोड़ होगा और दूसरी ओर हिंदुत्ववादी राम राज्यवादी कट्टर राम भक्त योगी आदित्यनाथ की सेना होगी। योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवाद और राम राज्य की परिभाषा का नैरेटिव भी गढ़ा। इस बार योगी आदित्यनाथ के निशाने पर लेकिन वो टोपी नहीं है जो हर बार होती है। इस बार निशाने पर लाल टोपी है। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह देश राम राज्य के अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब योगी अखिलेश को समाजवाद समझा रहे थे तब लाल टोपी वाले तिल मिला रहे थे। समाजवाद बुरा नहीं है, समाजवाद तो लोगों का होता है, समाज का होता है। लेकिन जब यह परिवार का समाजवाद होता है, जब व्यक्तिगत फायदे का होता है, जब ये खास जाति का होता है, जब ये खास धर्म का होता है, जब ये सिर्फ वोट के लिए होता है, वैसा समाजवाद बुरा होता है। और योगी उसी अखिलेश के समाजवाद पर सवाल कर रहे थे, जिसका जवाब रामराज की अवधारणा ही है और इसी में असली समाजवाद का सार समाहित है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यह देश राम राज्य के अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज और राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि अतीत की नींव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है। योगी के रामराज में अखिलेश का समाजवाद नहीं है। योगी का रामराज क्या है? योगी के रामराज की अवधारणा है आम लोगों की कष्ट से मुक्ति, दुख दर्द का निवारण और खुशहाल हर परिवार की जिंदगी, जिसकी सबसे सुंदर व्याख्या तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्ट करते हुए लिखा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी रामराज एक ऐसे राज्य की कल्पना है जहां के देश के नागरिकों को न स्वास्थ्य की समस्या होगी, न रोजगार का संकट होगा और न ही उन्हें प्राकृतिक प्रकोप झेलना पड़ेगा। चोरी डकैती ठगी नहीं होगी, सभी सुरक्षित होंगे, निर्भय होंगे और सबसे बड़ी बात कि नागरिकों में परस्पर प्रीति होगी, यानी आपस में सद्भावना होगी।
महात्मा गांधी के भी रामराज की परिकल्पना यही है। खुद को समाजवादी कहने वाले और वामपंथी भी अपने अपने तरीके से ऐसा ही सपना दिखाते हैं। इसे पाने के लिए समाजवाद को साधन बताते हैं। जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और रामराज का रास्ता खुल जाएगा। योगी का रामराज और अखिलेश के समाजवाद को समझने के लिए समाजवाद की अवधारणा को समझना जरूरी है। असल में समाजवाद होता क्या है? समाजवाद में अधिकार समाज के पास होता है, लोगों के पास होता है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश के समाजवाद में लोगों के पास अधिकार है? समाजवाद कई प्रकार के होते हैं: लोकतांत्रिक, मार्क्सवादी, यूटोपियन, आर्थिक, ईसाई, इस्लामी, राज्य समाजवाद। जिसमें सबसे ज्यादा डिबेट लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर होती है। अखिलेश यादव भी इसे खूब बेचते हैं। अखिलेश यादव समाजवाद में रामराज की बात कर रहे हैं। क्या वो लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं, या उनकी पार्टी में क्या लोकतांत्रिक समाजवाद है? सच क्या है? आरोप है कि उनका पारिवारिक समाजवाद पर ज्यादा जोर है। 16 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। 3 सीटों पर परिवार के लोगों को ही टिकट दे दिया। डिम्पल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से। योगी यही तो कह रहे हैं। ये कैसा समाजवाद, जब परिवार में ही लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है? योगी ने इसके लिए चुटकी भी ली और कहा कि समाजवाद के सबसे बड़े मसीहा कहने वाले अखिलेश ने चच्चू को ही टिकट नहीं दिया, परिवार में ही समाजवाद को छोड़ दिया। समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपीय की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है, चच्चों का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं, आर्थिक समाजवाद भी लोगों ने दे रखा है, और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा राम राज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही राम राज्य की अवधारणा है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था। और मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा, उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। योगी जिस रामराज की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। परिवारवाद की वहां जगह नहीं है। जो परिवार से होगा भी वो अपने काम के बूते होगा। खुद योगी के अलावा मोहन यादव और भजन लाल शर्मा जैसे तमाम बीजेपी में उदाहरण हैं, जहां हर कार्यकर्ता के लिए समान भाव है। मोदी या योगी सरकार की कोई भी योजना आती है, उसमें जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता। जो हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को भी मिलता है, जो बनिया को मिलता है वही पिछड़े दलित को भी मिलता है। हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं? आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? अखिलेश का समाजवाद तो पीडीए तक जाता है, जबकि योगी के रामराज की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। जहां असल समाजवाद है वहां पी भी है, डी भी है, ए भी है, अगड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। असली समाजवाद यही है। अगर समाजवाद की असली परिभाषा जाननी है तो ये आंकड़े देख लीजिए। पीएम धन योजना के कुल लाभार्थियों में 42% मुसलमान हैं। मतलब अनुपात के हिसाब से देखें तो हिंदुओं से ज्यादा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मतलब जनसंख्या में हिस्सेदारी से ज्यादा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुसलमानों की भागीदारी 70% बढ़ी है। मुस्लिम बच्चों के स्कूल जाने का नंबर 69.4% से 74.2% हो गया है। अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात करें तो 2021 तक 13 लाख मुस्लिम छात्रों को इसका फायदा मिला, जबकि 14 में ये आंकड़ा 3.5 लाख का था। आरोप यह है कि 2017 के पहले जब अखिलेश सरकार थी, खास जाति खास धर्म के साथ थी। सिर्फ तुष्टीकरण की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल था, महिला सुरक्षा का नहीं ख्याल था। क्या यही समाजवाद था? क्या यही अखिलेश का समाजवाद के रास्ते रामराज था? योगी के रामराज की अवधारणा क्या है, उसका एक और आंकड़ा है। अखिलेश के पूरे कार्यकाल 2012 और 16 में डकैती के मामलों की तुलना करें तो बीजेपी के 4 सालों में 2017 और 2020 के बीच 57% की कमी रिकॉर्ड की गई। हत्याओं के मामले में भी उस समय गिरावट हुई। 2012-16 की तुलना में 2017-2020 के बीच हत्याएं 20% कम हुई। बीजेपी नेताओं का तो यहां तक दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में करीब 200 दंगे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। हम इस बात के लिए कह सकते हैं अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहां पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित हो, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम जद्यपि परम सने। तब कर्फ्यू का सन्नाटा था, आज अयोध्या
मंगल भवन मंगलहारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तब की सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्षा रखता है और उस नई अपेक्षा के साथ आज अयोध्या आप सबको भी अयोध्या के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को, पूरे सदन को, मान्य सदन को, पर वो तो सबके हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, सबके हैं और हम सबको वहां जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि तो भारत आ रहा है, वहां पे पूरा देश आ रहा है, पूरी दुनिया आना चाहती है अयोध्या।